हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्थ्य नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जीईआरडी के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस क्या होता है? तो सिंपली आपको सभी को पता है गैस्ट्राइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्राइटिस की क्या होती है, कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंडीशन आप जानते होगी, मतलब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और वैसे क्या होते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जैसे बात करते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, वो क्या होता है, फर्स्ट जैसे फैक्ट मैंने राइट डाउन कर रखा है यहाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम एंट्रम। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम एंट्रम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंड इन बॉडी ऑफ स्टोमक। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है वो बॉडी ऑफ स्टोमक में। उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ स्टोमक गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद थर्ड जो कंडीशंस आती है उसमें क्या होता है, एक्सटेंड इन एंटायर स्टोमक म्यूकोसा। ठीक है, तो इंटायर स्टोमक म्यूकोसा के अंदर एक्सटेंड हो जाता है। तो उस कंडीशंस को हम किसके नाम से जानते हैं, पैन गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, तो इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है एक सीधी सिंगल लाइन के अंदर कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होते होते क्या होता है, वो बॉडी ऑफ स्टोमक के अंदर एक्सटेंड होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंड ऑफ इंटायर स्टोमक में हो जाता है। और उन तीनों फॉर्म्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एंट्रल गैस्ट्राइटिस, बॉडी ऑफ स्टोमक गैस्ट्राइटिस एंड पैन गैस्ट्राइटिस कंडीशन। उसके बाद सेकंड कॉमन पॉइंट इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, सडन। इसकी ऑनसेट क्या होती है, सडन होता है। एक्यूट, हम किसी भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सडन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कॉमन जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो कॉमन होता है, जैसे एक्सटेंड हो रही फॉर्म तो उसको इनफिल्ट्रेशन, कौन सी टाइप की डब्ल्यूबीसी इसको क्या कर रही है, इनफिल्ट्रेट कर रही है, कौन सी टाइप की डब्ल्यूबीसी के द्वारा इसका एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसको इल्ट्रेशन के लिए, इसके एक्सटेंशन के लिए, जैसे एंट्रम से क्या होता है, इंटायर स्टोमक तक क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट हैं यहाँ पे, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से सीधे सिंगल लाइन के क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, और दूसरा इनफिल्ट्रेशन, विच डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व इन इनफिल्ट्रेशन ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो कौन सी डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होगी, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन होता है, तो न्यूट्रोफिल्स उसके अंदर क्या होंगी, इन्वॉल्व होगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद सेकंड बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। तो फर्स्ट इसके बारे में स्लोली और ओवर टाइम्स। ठीक है, तो स्लोली होता है मीन्स धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह की जो गैस्ट्राइटिस कंडीशंस होती है, ओवर टाइम ज़्यादा को समय के बाद क्या होता है, इस तरह की कंडीशंस के क्या देखी जाती है, पेशेंट के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है, या स्पेशली आप यहाँ पे कहो लिम्फोसाइटिक एंड मैक्रोफेजिक इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज क्या होती है, एक तरह की मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी होती है, और ये क्या होती हैं, इस तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, इन्फिल्ट्रेशन को डेवलप करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है, जैसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होने का वे क्या है, या फिर कह सकते हैं विच ऑफ द वे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो इस तरह से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसका डायरेक्ट वहाँ पे आंसर यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होगा, या वहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स है, या फिर क्या होता है, मैक्रोफेजेज है, उनके अंदर से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये इसलिए थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, डायरेक्टली एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन के रूप में क्या होती है, एग्जाम के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती है उसके अंदर जो देखा जाता है, तो वो क्या होती है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस होती है, उसके अंदर क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ईटियोलॉजी। ठीक है, तो ईटियोलॉजी के आधार पर जैसे एक्यूट की बात करते हैं एंड क्रोनिक। ठीक है, तो एक्यूट एंड क्रोनिक की अगर बात करते हैं ईटियोलॉजी के आधार पर, तो उस कंडीशंस के अंदर भी देखा जाता है इसके ईटियोलॉजी, या इनको हम कोजेज भी कहते हैं। ठीक है, तो कोजेज देखे जाते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे तो क्या होता है, दो फॉरम्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है कि एक्यूट के अंदर तो इन्फेक्टिव है और नॉन इन्फेक्टिव है, क्रोनिक के अंदर टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप सी। ठीक है, अदर्स भी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इन्फेक्टिव के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसके अंदर देखोगे इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोराई। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो तो क्या होता है, इन्फेक्टिव टाइप्स वहां पे कहलाता है, और नॉन इन्फेक्टिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, या तो इसके अंदर क्या होते हैं, डाइटरी कंडीशंस होती हैं कुछ, या कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो इसको डेवलप करती है। तो डाइटरी कंडीशंस में क्या होती हैं, जैसे फैट, हाई फैट डाइट्स होती हैं, पेपरमिंट है, अल्कोहल है, ठीक है, चॉकलेट्स है, ठीक है, स्पाइसी फूड्स हैं, या फिर कह सकते हो आप फ्राइड फूड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी डाइट्स क्या होती हैं, इसके अंदर नॉन इफेक्टिव टाइप के अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा मेडिकेशंस के अंदर क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं। उसके बाद जो सेकंड बात करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, या उसके बाद बात करते हैं तो एस्प्रिन कंटेनिंग एजेंट्स है। तो ये सारे क्या होते हैं, जो कंडीशंस इसके अंदर देखी जाती है वो एक्यूट के अंदर नॉन इन्फेक्टिव टाइप वहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यहाँ होता है, इन्फेक्टिव क्या होता है, ये टाइप होता है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज कह देते तो मोस्ट कॉमन कोज के अंदर तो क्या आएगा, इन्फेक्शन आएगा। अगर कोज क्या होता है, गैस्ट्राइटिस का पूछा था, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द गैस्ट्राइटिस, तो इन्फेक्शन ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज द आंसर ऑफ दैट्स इश्यू। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अगर पूछा जाता है कि क्रोनिक का, तो क्रोनिक के अंदर भी क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, यही आएगा, कौन सा, इन्फेक्शन ऑफ द एच पाइलोराई। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, वो क्या होता है, टाइप बी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और टाइप ए के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून। टाइप ए बी के अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंटल। एंड टाइप सी के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस। एंड टाइप अदर्स के अंदर क्या होता है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंड डाइट इंड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ भी मोस्ट कॉमन की अगर बात करते हैं तो टाइप बी क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो टाइप बी क्या है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे है। ठीक है, तो टाइप बी को क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज के रूप में देखा जाता है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द एच पाइलोराई होता है। और अगर कोई इसकी बात करते हैं, एक्यूट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस क्या होता है, कॉमन होता है। और अगर क्रोनिक की बात करते हैं तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस क्या होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में जनरली हमने बात कर ली। और इसमें मोस्ट कॉमन और सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द गैस्ट्राइटिस, तो उसकी बात करेंगे तो उसमें कौन सा होता है, मेडिकेशंस होती है, वो क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी क्या होता है, जो अदर्स जो टाइप है इसके अंदर मेडिकेशन इंड्यूस्ड है, वो क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्राइटिस का क्या होता है, टाइप्स वहाँ पे होता है, या फिर जिसको कहते हैं कोज गैस्ट्राइटिस का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट जैसे बात करेंगे यहाँ पे, एक तो मतलब जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो मेडिकेशन हो, ड्रग्स हो, वो सारे क्या करते हैं,
ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्रेक डाउन होती है उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, HCl एसिड कम्स इन कांटेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे बात करते हैं तो नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब छोटी छोटी जो ब्लड वेसल हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, टीनी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी डैमेज होना प्रारंभ हो जाती है। वो जो डैमेज होती है तो यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस होती है। एक तो एडिमा, दूसरा एडिमा विद हेमरेज, एंड थर्ड वन एडिमा विथ अल्सरेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इसके अंदर जो डैमेज होती है, डैमेज ऑफ टिनी ब्लड वेसल, उसके बाद एडिमा होता है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको गैस्ट्राइटिस कहेंगे। और ये हेमरेज के साथ हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस कहेंगे। और इसको अल्सरेटिव गैस्ट्राइटिस हम कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, मीन्स ईटियोलॉजी इसमें किस तरह से क्या होती है, गैस्ट्राइटिस की कुछ कंडीशंस क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होता है वो डेवलप हो जाता है। म्यूकोसा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो बैरियर होता है उसके ब्रेक डाउन होने से। ठीक है, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो कंडीशंस क्या करती है, डायरेक्टली यहाँ पे इसको डेवलप करती है। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा बैरियर मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा बैरियर की बात करते हैं तो ये क्या होती है, लेयर्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, उनकी क्या होती है, लेयर होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको मतलब किसी तरह के एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नहीं आने देते हैं। जब ये लेयर ही क्या होती है, ब्रेक डाउन होना प्रारंभ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक जो HCl एसिड होता है वो म्यूकोसा कॉन्टेक्ट में आता है, म्यूकोसा कॉन्टेक्ट में आता है तो डैमेज होना प्रारंभ हो जाती है और उसी का रिजल्ट होता है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर मैं अब आपको बता देता हूं, ज़्यादा इसके अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन कह सकते हैं, डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं, या फिर एक वहां पे कह सकते हैं। ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन की कंडीशन, डिस्कम्फर्ट कंडीशन, एक की कंडीशंस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती है क्या होती है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है गैस्ट्राइटिस का। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, वर्स होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पेन वर्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो पेन क्या होता है, पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, किसके बाद, मील इंजेशन के बाद, या फिर क्या कह सकते हैं हम, ईटिंग के बाद। उसके बाद ये आप सभी जानते हो, इसके बाद मोस्ट कॉमन का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये होता है। उसके अलावा जो मैं आपको बता देता हूँ, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया है, वोमिटिंग है, अनोरेक्सिया है, फीलिंग्स ऑफ फुलनेस है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके अंदर देखे जाते हैं। और अगर क्रोनिक की स्पेसिफिक बात करते हैं तो क्रोनिक के अंदर कौन से होंगे, B12 डिफिशियंसी,
सोरटेस ऑफ द माउथ, एंड हेर्टबर्न। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली क्रोनिक जो कंडीशंस होती है उसके अंदर स्पेसिफिकली सिम्टम्स देखे जाते हैं। B12 डिफिशिएंसी अगर लंबे समय तक अगर गैस्ट्राइटिस रहता है तो उसमें क्या होता है, B12 डिफिशिएंसी इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उनके अंदर क्या होती है, डिफिशिएंट हो जाते हैं और उससे क्या होती है, B12 डिफिशिएंसी की कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद सोर टेस्ट ऑफ द माउथ होता है, वो भी क्या होता है, विटामिन की डिफिशियंसी का ही क्या होता है, एक इफेक्ट वहाँ पे होता है। हेर्टबर्न की कंडीशन में पहले ही बता चुका हूँ किसको कहते हैं, तो वो भी क्या होती है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाला है मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, या एक जिसको हम क्या कहते हैं वर्स पेन होता है आफ्टर ईटिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, एक जो टर्म यूज करते हैं इसके लिए नेविंग पेन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो नेविंग पेन होता है, उसी को भी हम क्या कहते हैं, अपर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। नेविंग पेन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, नेविंग पेन एल्सो सीन इन विच टाइप ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस होता है, उसमें नेविंग पेन की कंडीशंस क्या होती है, देखी जाती है, जिसको हम दूसरे टर्म्स के अंदर कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, या एक की कंडीशन उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, साइन यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ही एक जो मैंने बताई थी आपको हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से साइन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि में, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो उसके अंदर कौन से होते हैं, हिमेटेमेसिस, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट हम क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन होता है प्रायोरिटी मैनेजमेंट के अंदर मॉनिटर वाइटल साइंस। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि अगर इस तरह कंडीशन हो गई हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस की, तो ब्लड लॉस को चेक करने के लिए हेमेटेमेसिस हो रहा है, उससे ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया हो रहा है, ये भी क्या होते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट को यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है या ब्लड लॉस है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। और वाइटल साइंस जैसे हाइपोटेंशन वहाँ पे मेजर होता है, टेकिकार्डिया कंडीशन वहाँ पे क्या हो जाती है, मेजर्ड हो जाती है। ठीक है, तो मॉनिटर वाइटल साइंस। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड नोटिफाई द HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम नोटिफाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड वन इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिसक्सिटेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रायोरिटी के आधार पर क्या होते हैं, मैनेजमेंट वहाँ पे होते हैं। अगर हमें क्या होता है, अगर फिजिशियन या फिर जो भी क्या होता है HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम क्या आते हैं, फर्स्ट से जो थर्ड होती है उस पे यहाँ से इसके ऊपर भी हम प्रायोरिटी के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि अगर उनसे क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता है HCP से, या फिर उनसे बात नहीं हो पाती है, उनसे डिस्कशन नहीं हो पाता इस कंडीशन के बारे में, तो हम डायरेक्ट मॉनिटर वाइटल साइंस करने के बाद से फ्लूइड रिसक्सिटेशन पेशेंट के अंदर कर देते हैं, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम क्या होती है, जो डिफिसिट हुई है या ब्लड लॉस डिफिसिट हुआ है, उस डैमेज को हम पूरा वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट इसके अंदर हम करते हैं हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में। ये क्या होते हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और ये जो पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस को मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो चाहे एम्स की बात करो, PGI की बात करो, या फिर अनोदर जो रेलवे है, DSSB है, ESIC है, तो इन सभी के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायोरिटी बेसिस। तो उनके अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस दैट gastritis part bleeded with ulcers, what is the priority management in these conditions as
यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होंगे आपके पास, मॉनिटर वाइटल साइंस हो गए, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे होंगे। तो आप सबसे पहले अगर मॉनिटर वाइटल साइंस है तो वहाँ उसके ऊपर आप जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, सेकंड होती है नोटिफाइड एचसीपी होती है, थर्ड होती है फ्लूइड रिसक्सिटेशन वहाँ पे होती है। अगर नोटिफाइड एचसीपी को नहीं हो पाता है तो हम फर्स्ट से क्या होते हैं, थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि जो नोटिफाइड एचसीपी कई बार क्या होती है, सिचुएशंस होती है हॉस्पिटल सेटिंग में कि एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली जो डिसीजन लेना होता है वो नर्सिंग ऑफिसर को ही लेना होता है, और वहाँ से क्या होता है डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर वो हम जा सकते हैं, पेशेंट के अंदर फ्लूइड रिसक्सिटेशन वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको समझना भी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके अंदर कि जितने भी जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, जैसे बेरियम एक्सरे है, बेरियम एक्सरे इसके अंदर करते हैं, या जिसको हम कहते हैं अपर जीआई ट्रैक्ट एक्सरे, जिसको हम कहते हैं अपर एंडोस्कोपी है, अपर एंडोस्कोपी की जाती है, स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, और यूरिया ब्रीथ टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से यूरिया ब्रीथ टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बेरियम एक्सरे स्टडी में आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ। अपर एंडोस्कोपी मैं आपको पेप्टिक अल्सर और जीआरडी के अंदर पहले ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट है, उसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें होती है ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट होती है उसके अंदर भी डिटेक्ट की जाती है इन्फेक्शियस कंडीशंस को। ठीक है, तो ये क्या करती है, एच पाइलराई होता है, इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो एच पाइलराई का जो इन्फेक्शन होता है डिटेक्शन किया जाता है, वो किससे किया जाता है, स्टूल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है, एंड यूरिया ब्रीथ टेस्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी मैं एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको यूरिया ब्रीथ टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूरिया ब्रीथ टेस्ट, तो इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता क्या है कि मीन्स पेशेंट होता है, तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, कार्बन लेबल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्रिंक्स टू पेशेंट। ठीक है, तो कार्बन लेबल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो क्या किया जाता है, ड्रिंक कराया जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो कार्बन लेबल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो ड्रिंक कराया जाता है उसके 10 to 20 मिनट बाद में। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, आफ्टर 10 to 20 मिनट्स बाद में क्या होती है, ब्रीथ एग्जामाइन की जाती है। ठीक है, तो ब्रीथ एग्जामाइन का मतलब क्या होता है कि ब्रीथ के अंदर यूरिया की जो स्मेलिंग है वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि कार्बन लेवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो ड्रिंक करने के बाद स्टोमक में ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होती है, जो ब्रीथ के अंदर देखी जाती है, जो स्मेलिंग देखी जाती है वो क्या होती है, जो वहाँ पे कह सकते हैं यूरिया कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरह की स्मेलिंग वहाँ पे क्या की जाती है, देखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर कुछ अवॉइड क्या क्या करना चाहिए। तो अवॉइड में क्या क्या करना चाहिए, एक तो एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी चाहिए उससे पहले, वन मंथ्स बिफोर, और स्पेसिफिकली इसके अंदर बिथमस सेलाइसलेट्स होती हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, एक एंटीबायोटिक्स होती है, तो इसको स्पेसिफिकली स्टॉप किया जाना चाहिए अगर पेशेंट के अंदर यूरिया ब्रीथ टेस्ट होने वाला है, तो उसके अंदर उसके 1 मंथ बिफोर।
ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं पीपीआई और सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट क्या होता है? एंटी अल्सरेटिव एजेंट्स होता है। और पीपी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? हम एक एज ए ट्रीटमेंट तो वो भी क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं इस तरह कंडीशन में। कब, कितने दिन पहले अवॉइड करते हैं? 1 वीक्स बिफोर। ठीक है। उसके बाद H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनको कितने टाइम पहले अवॉइड किया जाता है? 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के बारे में, कि एंटीबायोटिक्स हम कब अवॉइड करते हैं टेस्ट से बिफोर, कितने टाइम पहले करते हैं? तो 1 मंथ बिफोर करते हैं। पीपीआई और सुक्राल्फेट एंटी अल्सरेटिव एजेंट्स होते हैं, वो 1 वीक बिफोर क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, वो 24 आवर्स पहले क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? यूरिया ब्रीथ टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल जो मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करते हैं। मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट, सब में सारी कंडीशंस होती है, उसमें आपको पता है मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है? सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कम यहाँ पे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और अगर यूज करते हैं तो उसमें कौन सा करते हैं? जो बिलरोथ फर्स्ट प्रोसीजर और बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर वहाँ पे करते हैं। तो वो मैं आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि उसका क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ। क्लारिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, मेट्रानिडोजोल। ठीक है। तो ये क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इस तरह की कंडीशंस में। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं, एंड मेट्रानिडाजोल हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। और ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो 7 to 14 डेज तक क्या की जाती हैं? यूज की जाती हैं। ठीक है। तो कंप्लीट जो ड्यूरेशन होता है इनका क्या होता है? 17 to 14 डेज तक ड्यूरेशन होता है इसका ट्रीटमेंट का। उसके बाद सेकेंड आपको पता है पीपीआई होते हैं। फिर उसके बाद H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। और फोर्थ होते हैं एंटासिड्स। ठीक है। तो इनके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो उसके अंदर आप फ्रेंड्स इसके अंदर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास के लिए क्या होता है? टाइम सफिशिएंट होता है, और उसके अंदर हर चीज़ें बार बार उसके अंदर नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए आपको प्लीज़ इनको आप प्रीवियस वीडियो के अंदर पीपीआई, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एंटासिड्स मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं, और उसके अंदर इनके रिलेटिंग जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता रखी, तो वहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं पीपीआई के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो पीपीआई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओमाप्रोजोल या पेंटाप्रोजोल है, उनके एज ए साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? स्पाइन एंड हिप फ्रैक्चर की कंडीशंस क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है। तो इसके जो पीपीआई होते हैं लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, तो उस पर स्पाइन और हिप फ्रैक्चर डेवलप होते हैं, और उसको करेक्ट किससे किया जाता है? कैल्शियम सप्लीमेंट्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इस तरह की कंडीशंस को, फ्रैक्चर न हो पेशेंट में, तो इसके लिए क्या होता है? पेशेंट को प्रियरली क्या होता है? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के ऊपर रखा जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर इस तरह कंडीशन ना हो। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मीन्स ए पेशेंट ऑफ द गैस्ट्राइटिस टेकिंग पीपीआई, विच ऑफ द कॉमन कंडीशन सीन आफ्टर द पीपीआई। तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? उसके कौन सी कंडीशंस होगी? स्पाइन एंड हिप फ्रैक्चर्स होगी, या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पेशेंट इज टेकिंग पीपीआई, पेशेंट हैव ए स्पाइन एंड हिप फ्रैक्चर, व्हाट इज द प्रियर ट्रीटमेंट फॉर द
दीज कंडीशन, तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन वहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो हिप फ्रैक्चर और स्पाइन फ्रैक्चर होते हैं और उसको करेक्शन करने के लिए क्या कहते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे इस तरह कंडीशन। और पीपीआई के अंदर मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बताई थी आपको कि उसके अंदर क्या होते हैं, पेंटाप्रोजोल्स के अंदर जो पेंटाप्रोजोल इज द ओनली पीपीआई एजेंट दैट कैन बी गिवन इंट्रावीनसली। ठीक है, तो पीपीआई के अंदर अकेला पेंटाप्रोजोल ही ऐसा एजेंट होता है जो दिया जा सकता है इंट्रावीनस रूट से। बाकी के जो एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेबलेट फॉर्म्स के अंदर होते हैं, इंजेक्टेबल्स के रूप में उनको हम नहीं देखते हैं। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं, वो क्या, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के अंदर पेंटाप्रोजोल होता है, वो क्या होता है, दोनों से टेबलेट फॉर्म में भी होता है और इंजेक्शन फॉर्म के अंदर भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इंटरवेंशंस की। ठीक है, तो इंटरवेंशंस के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि सारी जो इंटरवेंशन होते हैं हर एक डिजीज के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे वीवीआई लिख रहा हूँ उसको शॉर्ट में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरवेंशन किसी भी टॉपिक के लिए, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ो या किसी भी डिजीज के बारे में बात करो तो सब में इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हो तो इंटरवेंशन में एक मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक तो क्या होती है, फूड एंड फ्लूइड्स के ऊपर बात करते हैं हम। ठीक है, तो फूड एंड फ्लूइड्स के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है अगर सिम्टम्स पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं ठीक है, या फिर कह सकते हो इसको नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पे क्या होती है, चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। सिम्टम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, और फ्लूइड्स। ठीक है, विद हेल्ड फूड और फ्लूइड्स। ठीक है, फूड होते हैं जो भी डाइटरी फूड होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनको क्या कर दिया, विद हेल्ड कर दिया जाता है। उसी तरह सेकंड अगर बात करते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स प्रेजेंट की बात करी हमने, और यहाँ पे सिम्टम्स नॉट प्रेजेंट या डिमिनिश्ड हो गए हैं, सिम्टम्स पेशेंट के अंदर नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, पेशेंट को क्या देते हैं, वो सबसाइड हो चुके हैं या फिर ट्रीटमेंट के बाद रिलीव हो चुका है पेशेंट सिम्टम्स में, तो उस कंडीशंस में हम क्या देंगे यहाँ पे, फर्स्ट तो पे यहाँ पे हम देते हैं आइस चिप्स। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात हो रही है, हॉस्पिटल सेटिंग में हम किस तरह से करते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्या देंगे, सिम्टम्स अगर डिमिनिश्ड है तो उसमें आइस चिप्स से पेशेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद किस पे लाएंगे, क्लियर लिक्विड डाइट्स पे लाएंगे, और उसके बाद किस पे लाएंगे, थर्ड सॉलिड डाइट्स पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट होते हैं। अगर सिम्टम्स पेशेंट के अंदर सबसाइड हो चुके हैं या पेशेंट के अंदर इतना पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है कि उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, न तो वॉमिटिंग हो रही है, न नोजिया हो रही है, न एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे आइस चिप्स पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे क्या होती है, आइस चिप देने की। अगर इनको टॉलरेट कर रहा है आइस चिप्स को तो हम क्या देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट कर देंगे। और क्लियर लिक्विड डाइट है, अगर लिक्विड्स को भी वहाँ पे टॉलरेट कर रहा है पेशेंट तो वहाँ पे उसके बाद पेशेंट को सॉलिड डाइट के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, फूड एंड सॉलिड्स जो फोकस इंटरवेंशंस होते हैं। उसके बाद डाइटरी होते हैं और कुछ मेडिकेशन से रिलेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इंटरवेंशन डाइटरी में कौन से होते हैं, अवॉइड करते हैं डाइट, कौन कौन सी डाइट्स को अवॉइड करते हैं हम, फ्राइड फूड्स है, फैटी फूड्स हैं, चॉकलेट्स, पेपरमिंट्स, एल्कोहल, कॉफ़ी।
ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, फूड सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरह कंडीशन को एग्रीवेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के फूड्स को क्या किया जाता है, डाइटरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड यहाँ पे किया जाता है। मेडिकेशंस के अंदर हम बात करते हैं NSAIDs, एस्प्रिन, एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ एडिजेंट होते हैं जो मेडिकेशन से होती हैं। NSAID है, एस्प्रिन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है। तो ये भी क्या करता है, सेकंड मोस्ट कॉमन काज वहाँ पे देखा जाता है इसका गैस्ट्राइटिस का। तो इनको भी क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है इस तरह की कंडीशंस को भी। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एडवाइज क्या करते हैं पेशेंट को। ठीक है। तो ये अवॉइड के अंदर कौन सी मेडिकेशंस अवॉइड करते हैं, कौन सी डाइटरी हमने बात कर ली। उसके बाद एडवाइज हम क्या करेंगे, तो एडवाइज में हम क्या करेंगे, एक तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को एडवाइज करेंगे, और कंप्लीट जो डाइटरी कौन सी डाइट नहीं लेनी है और कौन सी लेनी है उनके बारे में एडवाइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एडवाइज करते हैं, अगर क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, तो उसके अंदर विटामिन B12 इंजेक्शंस के लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को एडवाइज किया जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, एम्स ऋषिकेश में पूछा गया है क्वेश्चन कि मीन्स एक पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, फिजिशियन प्रिस्क्राइब विटामिन B12 टू द पेशेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इफ यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर, you will be suggest to administer the vitamin B12 as a injections form, as a tablets forms, as a ट्रांसफेज फॉरम्स और एनी अदर फॉरम्स। तो वहाँ पे राइट का आंसर क्या होगा, विटामिन B12 के इंजेक्शंस वहाँ पे पेशेंट को दिया जाता है। तो इंजेक्शन फॉर्म के अंदर विटामिन B12 को देते हैं। तो ये डायरेक्टली एम्स ऋषिकेश के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखने में यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन एक छोटी सी लाइन या छोटा सा टर्म है कि विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं एग्जाम की बात करता हूँ, एग्जाम में मोस्ट टॉप स्टूडेंट होते हैं वो ये क्वेश्चन इस तरह के जो इजी क्वेश्चन भी होते हैं और जो थोड़े से मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सही हम कर सकते हैं, लेकिन बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था उसके बारे में फोकस कराया है। ठीक है। तो ये क्या होता है, गैस्ट्राइटिस के बारे में फ्रेंड्स हमने स्टडी की, और गैस्ट्राइटिस के अंदर आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। लेकिन देखो सारी चीज़ें क्या होती हैं, विस्तृत हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। तो अगर कुछ ऐसी डिफिशियंसी या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए हों तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेस्ट कीजिए कि इस तरह के वो उसके अंदर ये भी ऐड होना चाहिए, तो उसको भी ऐड किया जाएगा। आपकी जो सजेशंस है उनको इम्पोर्टेंस के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगी, गैस्ट्राइटिस की बात हो गई। तो गैस्ट्राइटिस होता है वो, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, गैस्ट्राइटिस हम किसको कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो कंटेंट अच्छा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसको सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे क्या हो मुझे भी और अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले या मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपको यहाँ पे दे सकूँ और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।